एक मोटी लड़की के 5 अपाहिज पति लास्ट भाग। युवा मिस, कृपया अपना खाना जल्दी खा लो। अगर आप और इंतजार करेगी तो ये ठंडा हो जाएगा। दशान ने खाने का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया और उसे खाने के लिए कहा। ठीक है, मैं अभी खा लूंगा। दशान की ओर मुस्कुराने के बाद लिन जाओ जाओ ने तुरंत गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात कह पाती, झाओ के और जिन बाओ, वे दो मूर्ख भेड़िए, उसके सामने आकर बैठ गए। उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, बस उसके हाथ में रखे मांस को गौर से देखते रहे। खैर, उनकी आंखें देखकर वह पूरी तरह समझ गई। ये लीजिए, मेरे 2 पूर्वज। लिन जाओ जाओ ने उनके सामने बीफ रखा और उन्हें खाने का इशारा किया। लेकिन इस बार झाओ कै, जो आमतौर पर जिनबाओ के साथ खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना पसंद करता था, बस जिनबाओ को खाते हुए देख रहा था। यद्यपि वह भूख से लार टपका रहा था, फिर भी वह कुछ खाने के लिए आगे नहीं आया। पहले तो लिन जाओ जाओ ने सोचा कि पर्याप्त भोजन नहीं है, इसलिए उसने कुछ और सॉसेज निकाले और उन्हें झाओ कै के मुंह के पास रख दिया, ये संकेत देते हुए कि उसे खाना चाहिए। लेकिन हर बार झाओ काई सॉसेज मुंह में लेकर जिनबाओ को देता, और झाओ काई की तत्परता देखकर जिनबाओ बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लेता और बड़े बड़े कौर खा लेता। ये है जिनबाओ, क्या आप भेड़िए के बच्चे से गर्भवती हैं? लिन जाओ जाओ जिनबाओ के करीब गई, उसके पेट को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। हाँ मास्टर। झाओ कै जिनबाओ के पास गया और अपनी जीभ से उसके फर को चाटने लगा। उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। झाओ कै और जिनबाओ के अंतरंग व्यवहार को देखकर लिन जाओ जाओ को खुशी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। भेड़िए अपनी भावनाओं के प्रति बहुत वफादार जानवर होते हैं, और अपने जीवनकाल में उनका केवल एक ही साथी होता है। झाओ कै और जिनबाओ के सिर थपथपाते हुए लिन झाओ जाओ ने अनजाने में अपने कटोरे से मांस निकालना शुरू कर दिया और उसे झाओ कै और जिनबाओ के सामने रख दिया, जबकि वह खाना जारी रखती थी। वह अपने छोटे भेड़िए शावकों को बिगाड़ देती थी। भोजन समाप्त करने और सभी के साफ सफाई करने के बाद मुरोंग हाई ने लिन जाओ जाओ का हाथ पकड़ा, उनके पीछे की गुफा की ओर देखा, फिर मुड़ा और सामने घोड़ों की ओर चल दिया। वह इस गुफा में कभी वापस नहीं लौटेगा जहां वह 1 साल तक रहा था। उस गुफा में वह हर दिन इंतजार करता था, इस उम्मीद में कि उसकी छोटी बच्ची अपने गृहनगर से उसके पास लौट आएगी। अब उसकी छोटी बच्ची वापस आ गई थी। उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया था। लिन जाओ जाओ झाओ कै की पीठ पर बैठी, उसके पैरों के नीचे फैले फूलों और घास को देख रही थी और भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। कल तक ये स्थान अभी भी बर्फ और हिम से भरा हुआ था, और आज ये वसंत की जीवंतता से भरा संसार बन गया था। उसकी बलिदान क्षमता सचमुच शक्तिशाली थी। हालांकि प्रत्येक बलिदान के लिए आवश्यक रक्त की मात्रा भी वास्तव में बहुत अधिक थी। बलिदान के चित्र बनाने और रक्तपात के दृश्यों के बारे में सोचते हुए लिन जाओ जाओ फुफकारने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, खून बहने का एहसास बहुत दर्दनाक था। कड़ाके की ठंड से भरे अतीत को छोड़ते हुए मुरोंग कबीला आगे नहीं बढ़ा। बूढ़े जनरल मुरोंग फैंग ने गंभीरता से बोलते हुए मुरोंग हाई का हाथ लिन जाओ जाओ के हाथ में रख दिया। महामहिम मिंगझू, मैं अपना हाई आपको सौंपता हूँ। जनरल मुरोंग, कृपया निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से हाई के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं शपथ ले सकता हूँ। महाराज मिंगझू, आपको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बूढ़े जनरल मुरोंग, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? महाराज मिंगझू, हालांकि कैंगलान और फेंगशुओ अब हान देश के हैं, बाहरी क्षेत्र अभी भी बर्बर भूमि के हैं। सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे मुरोंग कबीले को इस जगह की रक्षा मरते दम तक करने की शपथ लेनी चाहिए। मुरोंग कबीले की दृढ़ निगाहों का सामना करते हुए लिन जाओ जाओ ने गहरा झुककर सम्मानपूर्वक सलामी दी। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए ये धनुष बिल्कुल भी अनावश्यक नहीं था। मुरोंग कबीले को विदाई देने के बाद लिन जाओ जाओ झाओ कै की पीठ पर बैठ गए। उनके साथ दशान और मुरोंग हाई भी थे, और वे नाइन स्काई माउंटेन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहां उसका प्रेमी, उसके बच्चे और उसका भाई इंतजार कर रहे थे। जहां तक चाचा झांग का सवाल है, लिन जाओ जाओ ने सीमा पर मुरोंग कबीले के सभी मामलों को निपटाने के लिए उनके लिए व्यवस्था की थी। वह बिना किसी मदद के दूसरों को अपनी सीमा की रखवाली करने नहीं दे सकती थी। हालांकि वह उन्हें बहुत अमीर नहीं बना सकती थी, लेकिन वह ये सुनिश्चित करेगी कि मुरोंग कबीले को वह सब कुछ मिले जिसके वे हकदार हैं, आखिरी सिक्के तक।
अपने पति और बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक लिन जाओ जाओ ने अगले कुछ दिन यात्रा में बिताए और पूरी तरह थक जाने पर ही यात्रा रोकी। लेकिन इन छोटे दिनों में भी लिन जाओ जाओ ने अनजाने में महसूस किया कि इस दुनिया में आक्रोश कम हो रहा था। बात तो समझ में आ गई। परगेटरी घाटी गायब हो चुकी थी और कैंगलान और फेन शो की महारानी मर चुकी थी। जब आक्रोश के सबसे बड़े स्रोत समाप्त हो गए हैं तो इस दुनिया में आक्रोश कैसे कम नहीं हो सकता। इसलिए मुरोंग हाय और दशान के संरक्षण में लिन जाओ जाओ ने नाइन स्काई माउंटेन तक पहुंचने से पहले पूरे आधे महीने तक यात्रा की। लिन जाओ जाओ ने अपना सिर उठाया और अपने सामने राजसी बर्फ से ढके पहाड़ को देखा। ये बर्फीला पहाड़ कुछ कुछ उसके आधुनिक देश के किसी पहाड़ जैसा था, जिसके तल पर हरी भरी हरियाली थी और बर्फ से ढकी चोटियां थीं। जैसे ही लिन जाओ जाओ इस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने के बारे में चिंतित थी, एक कर्कश आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह आवाज बहुत परिचित लग रही थी। सराय मालिक, मेरे लिए एक बर्तन गर्म शराब, 2 प्लेट बीफ और कुछ साइड डिशेज ले आओ। अरे, मैं वहां इतनी देर से हूं कि मेरा मुंह बेस्वाद होने वाला है। लिन जाओ जाओ ने अपने सामने खड़े लंबे, मजबूत व्यक्ति को देखा और अपना सिर झुकाकर उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। शायद लिन जाओ जाओ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए जब उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और उनकी नजरें मिलीं, तो दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव जम गए। लिन जाओ जाओ दंग रह गया क्योंकि उस आदमी के चेहरे पर स्त्रीयोचित आकृतियां थीं तथा उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उस पर विश्वास करना कठिन था। लेकिन उसका बेहद आकर्षक चेहरा उसके हटे कट्टे शरीर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह आदमी हैरान रह गया क्योंकि उसने लिन जाओ जाओ को पहचान लिया था। लिन जाओ जाओ, लिन जाओ जाओ ने देखा कि वह आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और जल्दी से अपने दिमाग में ये पता लगाने की कोशिश की कि यह आदमी कौन हो सकता है। छोटे बच्चे, तुम क्या देख रहे हो? तुम अभी कुछ ही देर के लिए गए हो और अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। लिन जाओ जाओ ने अपने सामने खड़े लंबे, हटे कट्टे आदमी को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या आप जादूगर हैं? लिन जाओ जाओ ने संकोच से पूछा। सचमुच? क्या बात है? क्या तुम मेरा चेहरा नहीं पहचानते जो स्वर्ग को भी झकझोर सकता है और भूतों को भी रुला सकता है? 362। लिन जाओ जाओ पीछे झुकी और सामने खड़े घमंडी आदमी को देखने लगी। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वह वही बड़ी दाढ़ी वाला जादूगर है, क्योंकि दाढ़ी वाले और बिना दाढ़ी वाले जादूगर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जैसे ही लिन जाओ जाओ जादूगर के सुंदर चेहरे को घबराहट में देख रही थी, उससे जादूगर ने कॉलर से उठा लिया जैसे कि वह एक छोटी सी लड़की थी, और एक भाग्यशाली बिल्ली की पीठ से उठाए जाने के बाद वे सराय की ओर बढ़ गए। आओ, मेरे साथ थोड़ा पी लो। हर दिन नाइन स्काई माउंटेन पर बिताते हुए, खरगोश की तरह खाते हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी स्वाद कलिकाएं फीकी पड़ जाएंगी। जादूगर, क्या चल रहा है? मैं आपके साथ खाना खाने नहीं जाऊंगी। मेरे पति घर पर बड़े पेट लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी आपके साथ खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेज पर बैठे हुए लिन जाओ जाओ ने जल्दी से माफी मांगी। इतनी जल्दी क्या है? मेरे साथ खाना खाने के बाद मैं तुम्हें खुद नाइन स्काई माउंटेन तक ले चलूंगा। अन्यथा अपने छोटे पैरों के साथ आप कल तक भी पहाड़ की आधी चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नाइन स्काई माउंटेन तुम्हारे पिछवाड़े का छोटा सा टीला है? तुम तो बंदर की तरह उछल कूद कर सकते हो। हे भगवान, जादूगर, हमें एक दूसरे को देखे हुए कितना समय हो गया है और तुम्हारा मुंह इतना तीखा कैसे हो गया? मैं कितना तेज हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद से मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ? खराब खाना, खराब नींद और हर दिन उस पागल औरत येशी का गुस्सा सहना। उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है मानो उसने 10 शौचालयों का मल खा लिया हो। वास्तव में लिन जाओ जाओ ने जादूगर के पीछे चल रही सुंदर आकृति को देखकर अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। बिल्कुल, धिक्कार है उस येशी पर, वो सारा दिन बेकार बैठी रहती है। वो अपने 2 प्यारे छोटे भाइयों को अनुशासन नहीं सिखाती और नहीं हान ये और हान शीबेई से उलझने की हिम्मत करती है। रोजाना वो मुझ पर ही तंज कसती है। कहती है कि मैं न तो ठीक से खड़ा होता हूँ, न ही बैठ पाता हूँ। खाते वक्त आवाज नहीं कर पाता और पीते वक्त घूंट घूंट नहीं कर पाता। सोते हुए भी वो पागल औरत येशी मुझ में नुक्स निकालती है। मुझे खर्राटे लेने से रोकने के लिए उसने मेरे मुंह में खट्टा पानी टपकाया। वह खट्टा पानी इतना खट्टा था, जादूगर ने ऐसा मुंह बनाया मानो खट्टा पानी उसके मुंह में टपक गया हो, जिससे उसका शरीर अनायास ही कांप उठा।
जादूगर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम यहाँ इस तरह से ये शी की निंदा करोगे तो वह तुम्हें परेशान करेगी? हंस, मुझे उससे डर लग रहा है। जादूगर ने अपने मुंह में गोमांस की एक चॉपस्टिक ठूंस ली, मेज पर हाथ पटका और कठोर आवाज में कहा, मुझे उस पागल औरत ये शी से डर लग रहा है। छोटू, क्या तुम नहीं देखते कि मैं कौन हूँ? मैं सीमांत क्षेत्र का फूल हूँ, वहाँ का सबसे सुंदर आदमी हूँ। लेकिन ये शी का क्या? उसका चरित्र न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि उसका रूप ही नीरस है। वो हर दिन किसी राक्षसी की तरह खतरनाक होती है, मुझे उससे डर लगता है। अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करती है, तो मैं उसे एक हाथ से चुटकी काटकर मार सकता हूँ। वास्तव में, पीछे से आए उदास आवाज ने धर्मी और क्रोधित जादूगर को कठोर बना दिया। उस क्षण, वह अपनी जगह पर जड़वत हो गया था, उसका शरीर अकड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने मेज से शराब का गिलास उठाया और उसे गटकते हुए जोर से चिल्लाया, ये सब नकली है, सब कुछ नकली है। जादूगर ने लिन जाओ के कंधे पर थपथपाया। अचानक उसका व्यवहार बदल गया और उसने बेहद चापलूसी भरे लहजे में कहा, छोटे बौने, मैं तुम्हें बता दूं, राजकुमारी येशी दुनिया की सबसे दयालु, सबसे सौम्य और प्यारी महिला है। वह न सिर्फ ज्ञानी और बहादुर है, बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। और तो और, उसकी खूबसूरत, चमकदार आंखें, वे सीमांत प्रदेश के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। जादूगर ने अपनी छाती से एक चांदी की सिल्ली निकाली, उसे मेज पर रखा और फिर मेज पर झुककर एक छलांग में लिन जाओ की नजरों से ओझल हो गया। जादूगर को शानदार तरीके से जाते देख, लिन जाओ ने धीरे से अपनी कड़ी गर्दन घुमाए और राजकुमारी येशी को अपने कूल्हों पर हाथ रखे देखा। उसने हाथ हिलाया और घबरा कर कहा, शुभ दोपहर, बहन येशी। अच्छा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। येशी लिन झाओ के पास गई, उसके चेहरे की सावधानीपूर्वक जांच की, और फिर लिन झाओ के चेहरे पर नर्म मांस को चुटकी से दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और नाराजगी से कहा, तुम छोटे कमीने, तुम्हें आखिरकार वापस आने की याद आ ही गई। तुम्हें पता है, मैं तो मरने की चिंता में डूब गया था। ऐसा कहने के बाद येशी ने लिन जाओ को अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें बेवजह लाल हो गईं। सिस्टर येशी, जाओ, सच में तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल था। तुम्हारा पिछला जीवन कितना कठिन था, लेकिन फिर भी हमें उस राक्षस से निपटने के लिए तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ा। बहन येशी, यह आपकी गलती नहीं है। अगर आप न होती, तो मैं उस राक्षस के आगे झुकता ही नहीं। जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर हम न होते, तो तुम्हें उस राक्षस के साथ समझौता न करना पड़ता। आंसू भरी आंखों वाली येशी को देखकर लिन जाओ उसके आलिंगन से मुक्त हो गई, ध्यान से उसके आंसू पोंछे और कहा, बहन येशी, ये सब अतीत की बात है। मैंने अपना बदला ले लिया है। इस दुनिया में अब कोई राक्षस नहीं रहेगा। जाओ, तुमने उस राक्षस से कैसे निपटा? येशी ने सूंघते हुए उत्सुकता से पूछा। येशी की जिज्ञासा का सामना करते हुए लिन जाओ ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया। उसने अपनी पतली उंगलियां उसके चारों ओर घुमाई और येशी को अंदर देखने का इशारा किया। ये है। येशी ने उलझन से चाय के कप में देखा। जितना ज्यादा वो देखती, उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ती। आखिरकार उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जाओ, तुमने बहुत अच्छा किया। वह कमीना इसी लायक था। हाँ, उसकी मौजूदा हालत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिछले 2 जन्मों का अवसाद भी गायब हो गया है। इस समय येशी को बेकाबू होकर हंसते हुए देखकर लिन जाओ भी उसके साथ हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और चाय के कप में दिख रही छवि को देखने लगी। 363। यह एक आधुनिक सुअरबाड़ा था। सुअरबाड़े के अंदर मोटे और सफेद सुअरों का एक झुंड था। उनमें से एक बड़ा समूह नांद के पास रखे सुअर के चारे को खाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहा था। लेकिन सुअरबाड़े के एक कोने में एक थका हुआ और विशालकाय मोटा सुअर इंतजार कर रहा था। ये सही है, मोटा सुअर उस आदमी का प्रतिनिधित्व करता है जो मोहित हो गया है। लिन जाओ ने अमर बनने के अपने सपने को बरकरार रखा, लेकिन सुअरबाड़े में अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं भूल सकी। उसका लक्ष्य उस मोहित व्यक्ति वान जी को जन्म जन्मांतर तक अमर होने की याद दिलाकर उसे सताए रखना था। हर जन्म में वह या तो सुअर होता था, या फिर मुर्गी, बत्तख, सुअर या गाय जैसे किसी बलि योग्य जानवर के रूप में जाना तय था।
प्रत्येक चक्र का अंत उसके मोटे होने से होता था, जिसे शराब के साथ परोसा जाता था, और अंततः वह मनुष्यों के भोजन की मेज पर पहुंचता था। कोई भी लिन ज़ाओ के निर्णय को दोष नहीं दे सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उन्हें पता न चल जाए कि उस बदमाश ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। दुनिया के इस छोटे से कोने में उस शापित व्यक्ति ने कैंगलान देश की महिला सम्राट और फेंगशुओ देश की महिला सम्राट को आदेश दिया था, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसे कि परगेटरी घाटी में छोटे छोटे जहरीले जीव और कठपुतलियां, फेंगशुओ शाही मार्ग पर बंधे हुए बच्चे, और फेंगशुओ महल में मानव मांस का वह विशाल गड्ढा। वह इस शापित भूत प्रेतग्रस्त व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी, जबकि इतने सारे लोगों की जान जा चुकी थी। वह चाहती थी कि वह शापित आदमी प्रत्येक पुनर्जन्म के निराशाजनक भाग्य का उपयोग उन क्रूरतापूर्वक मारे गए आत्माओं की स्मृति में करे। ये शी ने लिन ज़ाओ के कठोर चेहरे को देखा। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी आस्तीन को धीरे से खींचा और धीरे से कहा, ज़ाओ, देर हो रही है, चलो अब नाइन स्काई माउंटेन पर वापस चलते हैं। ज़ियाओ ये और ज़ियाओ नुओ वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो तुरंत चलें। लिन ज़ाओ अपने होश में आते हुए तुरंत सहमत हो गई। वह पीछे मुड़ी और ऊंचे बर्फीले पहाड़ की ओर देखने लगी, मानो उस असीम शिखर के पार से वह अपने पतियों को देख सकती हो, जो उत्सुकता से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रेस्तरां से तेजी से बाहर निकलते हुए जादूगर, जो कुछ क्षण पहले गायब हो गया था, अब दशान के साथ हाथ जोड़े खड़ा था। इस बीच मुरो भाई एक बड़ा पार्सल पकड़े हुए उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। हाय दशान, जादूगर और झाओ कई और जिन बाओ, चलो नाइन स्काई माउंटेन की ओर चलें। लिन ज़ाओ ने राजकुमारी येशी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आत्मविश्वास से कहा, छी बेवकूफ जादूगर, क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? येशी की तीखी निगाहों के बाद जादूगर तुरंत घूम गया और उसने असहजता से अपनी नाक को धीरे से छुआ। जादूगर के व्यवहार को देखकर लिन ज़ाओ ने उसके पास से गुजरते समय धीरे से उसकी बांह थपथपाई और बुदबुदाया, बिल्ली, आप, हम। येशी की क्रोधित निगाहों के बाद जादूगर के भीतर जो क्रोध उमड़ा था वह तुरंत गायब हो गया। जादूगर, क्या हुआ छोटू, तुम बहुत डरपोक हो। लिन ज़ाओ ने चिढ़ाया। लिन ज़ाओ की विजयी अभिव्यक्ति की प्रशंसा करते हुए जादूगर के पास अपना अभिमान निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह क्या कर सकता था? वह पागल औरत येशी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। येशी, चलो चलें। लिन ज़ाओ ने येशी का हाथ पकड़ लिया और उसे गति बढ़ाने का संकेत दिया। एक क्षण रुके, ज़ाओ। येशी ने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और उसे बजाया। कुछ ही पलों बाद लिन ज़ाओ को दूर से एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। हालांकि जब वह धब्बा लिन ज़ाओ के सामने प्रकट हुआ तो उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि उसमें एक शुतुरमुर्ग का अंडा समा गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने क्या देखा? अप्रत्याशित रूप से यह एक विशाल चील था। जब विशाल चील झाओ के सामने बैठी तो उसके फड़फड़ाते पंखों से इतनी तेज हवा चल रही थी कि वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। जैसे ही बाज ने अपनी गति रोकी, झाओ ने अपनी आंखें खोली और खुद को आश्चर्य और जिज्ञासा से विशालकाय पक्षी को देखता हुआ पाया। इतना बड़ा, इतना भारी, जिसका शरीर मांस की परतों से ढका हुआ। ... वास्तव में मांसपेशियां। लिन ज़ाओ ने येशी की बांह पकड़ ली और बाज के काले पंखों को महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसे छूना कठिन था, लेकिन यह चिकना महसूस हो रहा था। चील की सुनहरी आंखों में देखते हुए लिन ज़ाओ ने खुद को प्रतिबिंबित होते देखा। छोटा और कमजोर, और साथ ही उसके प्रति उसकी घोर अवमानना भी। येशी, क्या ये बाज तुम्हारा है? यह मेरा नहीं है, इसे स्वॉर्ड इमोर्टल और वरिष्ठ अंकल यिनज़ू ने पाला है। अंकल यिनज़ू इस बाज को कड़ाके की ठंड से वापस लाए थे और स्वॉर्ड इमोर्टल को दे दिया था। वास्तव में लिन ज़ाओ को वह विशालकाय सांप याद आ गया जो उसे पहली बार उस कड़ाके की ठंड वाली जमीन पर आते समय मिला था। सच है, अगर इतना विशाल सांप वहां मौजूद है तो उसके शिकारी भी जरूर होंगे। और विशालकाय सांप का दुश्मन इस प्रकार का विशालकाय बाज होगा। ज़ाओ, घूरना बंद करो, चलो चलें। हाँ, मैंने कभी विशाल चील की सवारी नहीं की, इसकी सवारी करना बहुत अच्छा होगा। येशी द्वारा बाज की पीठ पर ले जाए जा रहे लिन ज़ाओ ने उत्साह से कहा। अरे, मुरोंग हाय और दशान का क्या? और झाओ कई और जिन बाओ का क्या? एक बाज उन्हें नहीं उठा सकता। ज़ाओ, तुम राजकुमारी येशी के साथ बाज की सवारी करो और दशान और मैं झाओ कई और जिन बाओ के साथ चलेंगे।
हम सभी में मार्शल आर्ट कौशल है और हम निश्चित रूप से रात में नाइन स्काई माउंटेन की चोटी तक पहुंच सकते हैं। दशान के बगल में खड़े मुरोंग हाई ने गर्मजोशी से बात की। ठीक है मुरोंग हाई, दशान, ये शी और मैं नाइन स्काई माउंटेन पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो, हान ये और गूशान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ। ये शी के निर्देशन में बाज ने उत्साहपूर्वक मुरोंग हाई की ओर हाथ हिलाया और नाइन स्काई माउंटेन की ओर उड़ चला। जिस दिशा में चील गायब हो गई थी, उस ओर देखते हुए मुरोंग हाई ने दशान के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और उसे नौ आकाश पर्वत की ओर ले गया। अरे 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 जनरल मुरोंग, मेरा इंतजार करो, क्या तुमने मुझे यहीं खड़ा नहीं देखा? जादूगर ने मुरोंग हाय और दशान को जाते हुए देखा और तेजी से उनके पीछे दौड़ा तथा उनके साथ चलने की कोशिश की। उसके प्रत्युत्तर में मुरोंग हाय की भयंकर ताड़ हवा थी। अरे मुरोंग हाय, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जादूगर ने मुरोंग हाय के हमले को टाल दिया, भौहें चढ़ाई और गुस्से से चिल्लाया। जादूगर, हमारे पिछले जन्म के परिचय को ध्यान में रखते हुए, अगर तुमने जाओ जाओ को फिर से बौना कहने की हिम्मत की तो मैं एक ही वार में तुम्हारे पैर काट दूंगा। मुरोंग हाय, मैं गलत नहीं हूँ। वह लिन जाओ जाओ, वह तो बस एक छोटी सी बौनी है। मेरे खूबसूरत रूप को देखते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझ पर फिदा नहीं हुई। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा अनोखा रत्न वो पागल औरत ये शी छीनने वाली है। उस विक्षिप्त औरत ये शी के बारे में सोचकर मेरा दिल निराशा में डूब जाता है। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं उस दुबली पतली लड़की लिन जाओ जाओ को नहीं तो और किसे जिम्मेदार ठहराऊं। 364, तुम सचमुच मौत को बुला रहे हो। दशान ने पीछे से अपनी विशाल तलवार घुमाई और सीधे जादूगर की जांघ पर निशाना साधा। अरे छोड़ो भी, दशान, अगर तुम मेरी टांग भी काट दोगे तब भी मैं उस छोटी सी बौनी लिन जाओ जाओ से लंबी रहूंगी। वो तो अंकुरित फलियों जैसी दिखती है और फिर भी मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत रखती है। हम्फ, अब जब मेरे पास खूबसूरत राजकुमारी ये शी है तो मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। जादूगर की लगातार बकबक देखकर दशान ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा, विशाल तलवार उसकी पीठ के पीछे रख दी और जिनबाओ के साथ नाइन स्काई माउंटेन की ओर दौड़ पड़ा। ये जादूगर तो सचमुच एक पागल था। युवा स्वामी पहले ही जा चुका था, इसलिए वह पागल जादूगर के साथ बहस करने में और अधिक परेशान नहीं हो सकता था। नाइन स्काई माउंटेन की चोटी पर लिन जाओ जाओ ने अपने सामने की इमारत को देखा। भव्य और गंभीर, यह विशाल इमारत एक खड़ी चट्टान के किनारे पर बनी थी। इमारत के तीन तरफ खड़ी चट्टानें थीं और इमारत के सामने तक जाने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर अधिक खड़ी चट्टानें थीं। खड़ी पहाड़ी रास्ते को देखकर लिन जाओ जाओ को लगा कि अगर वह 8 जन्मों तक भी कोशिश करे तो भी वह कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी ये शी ने उसे लेने के लिए विशाल चीलें भेजी थी, वरना अपनी क्षमताओं के साथ वह और उसके छोटे पति चरवाहे और बुनकर लड़की की तरह जिंदगी भर पहाड़ के उस पार से एक दूसरे को निहारते रहते। जैसे ही विशाल चील नीचे उतरा, लिन जाओ जाओ अंततः इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़े लोगों की कतार को स्पष्ट रूप से देख सका। बाइची कबीले के लोगों के अलावा जिनसे वह पहले मिल चुकी थी, आगे उसके सभी पति खड़े थे। अपने पतियों को बाहर निकले हुए पेट के साथ देखकर लिन जाओ जाओ को बड़े पेट वाले पुरुषों को देखकर हंसने की इच्छा नहीं हुई, जैसा कि उसने पहले कल्पना की थी। इसके बजाय उसे कड़वाहट का एहसास हुआ। उसके पति अपने फूले हुए पेट के साथ गर्भावस्था की कठिनाइयों को सहन करते हुए अब खुशी से उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि विशालकाय चील जमीन पर उतर पाती, गूशान, जो आगे की पंक्ति में खड़ा था, अपने बड़े पेट के बावजूद अपने हल्केपन के कौशल का उपयोग करते हुए उसकी ओर उड़ गया। गूशान की हरकतों का सामना करते हुए लिन जाओ जाओ को लगा कि उसका दिल उसके गले में आ गया है। हे भगवान, गूशान बेबी, तुम एक गर्भवती आदमी हो। तुम अपने पेट में एक बच्चे को ले जा रहे हो। लिन जाओ जाओ ने जल्दी से गूशान को गले लगा लिया और वह उसकी तरफ उड़ गया। यह महसूस करने के बाद कि उसने सचमुच उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया है, इससे पहले कि लिन जाओ जाओ गूशान के हाव भाव देख पाता, उसने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों को उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया। जाओ जाओ, जैसे ही गूशान ने बात की, लिन जाओ जाओ उसकी आवाज़ में घुटन महसूस कर सकता था। गूशान, मैं वापस आ गया हूँ, लिन जाओ जाओ ने गूशान को कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहा। जाओ जाओ, भ्रम टूट गया। मैंने तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन तुम वापस नहीं आए।
मैंने सोचा था कि अपने घर लौटने के बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। जाओ जाओ, मैं सचमुच बहुत डर गया था। गुशान, ऐसा नहीं होगा। तुम सब यहाँ हो, हमारा बच्चा यहाँ है, इसलिए यह मेरा घर है। मैं ऐसी बदमाश नहीं बनूंगी जो अपने पति और बच्चों को छोड़ दे। गुशान, जब तक मुझ में सांस बाकी है, मैं हमेशा वापस आऊंगी। लिन जाओ जाओ ने गुशान को गले लगाया और उसे कोमल स्वर में सांत्वना दी। मुझे पता है तुम वापस आओगे। जाओ जाओ, मुझे माफ करना। तुम्हारा पिछला जीवन सचमुच। गुशान, जो कुछ भी अतीत में हुआ था वह बीत चुका है और मैंने अपना बदला ले लिया है। उस दुष्ट राक्षस को वह मिला जिसका वह हकदार था। तो गुशान, अब हमें अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अब केवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य में तुम सब हमारे साथ होगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा एक संपूर्ण और खुशहाल परिवार होगा। मैं समझ गई। जाओ जाओ, मेरे पेट में बच्चा अब हिल रहा है, क्या तुम इसे महसूस करना चाहते हो? हे, जरूर जरूर, मुझे अपने छोटे प्यारे को महसूस करने दो। लिन जाओ जाओ ने गुशान को गले लगाया और उसके चेहरे पर एक बड़ा चुंबन दिया। उसके सूजे हुए पेट को छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही लिन झाओ जाओ का हाथ गुशान के पेट पर पड़ा, इससे पहले कि वह बच्चे की हलचल को ठीक से महसूस कर पाती, उसके बगल में बैठे येशी ने लिन झाओ जाओ और गुशान के बीच के गुलाबी बुलबुले को तोड़ते हुए बात की। क्या हुआ बहन येशी, क्या आपको सर्दी है? जाओ जाओ, सिर्फ अपने छोटे पति गुशान पर ध्यान मत दो, अपने सामने देखो। येशी की उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए लिन जाओ जाओ ने देखा कि उसके पति उसे और गुशान को उम्मीद, राहत और खुशी से लेकर ईर्ष्या तक के भावों के साथ देख रहे थे। तुम वापस आ गई। जाओ जाओ बहन, तुम अंततः लौट आई। लिन जाओ जाओ, क्या आपकी आंखें केवल गुशान को ही देख रही हैं? क्या आपको यहाँ ये बड़ा आड़ू का फूल नहीं दिख रहा है? .. अपने पतियों की आवाज सुनकर लिन जाओ जाओ पहले विशाल बाज की पीठ से नीचे कूद गई, फिर सावधानीपूर्वक गुशान को नीचे उतरने में मदद की। छी, अभी तो तुम खुशी से उछल कूद नहीं कर रहे थे, नीचे उतरते ही तुम कैसे अशक्त हो गए? जियो ताओहुआ ने गुशान को लिन जाओ जाओ की बाहों में पकड़े हुए देखा और खट्टे स्वर में कहा, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। जियो ताओहुआ, तुम लड़ना चाहते हो? गुशान ने लिन जाओ जाओ की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और चुनौती भरी नजरों से जियाओ ताओहुआ को देखा। अगर जियाओ ताओहुआ ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत की तो वह नीचे कूदकर लड़ने को तैयार लग रहा था। अरे, मेरे नाजुक और कोमल छोटे पतियों, आप दोनों एक एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। क्या होगा अगर आप बड़े पेटों से लड़कर बच्चों को बुरी आदतें सिखाएं? लिन जाओ जाओ ने गुशान को नीचे उतारा और जल्दी से हस्तक्षेप किया। ओह, उसके पूर्वज, इतने बड़े पेट के साथ वे अब भी लड़ने के बारे में कैसे सोच सकते थे? खासकर जियाओ ताओहुआ, अब उसके बड़े पेट को देखो, एक हाथ कमर पर रखे, गुशान को अविश्वास भरे भाव से देख रहा है। अगर गुशान ने उसे उकसाने की हिम्मत की तो वो लड़ने को तैयार लग रहा था। जियो ताओहुआ, क्या तुम्हारी नजरें अब भी मुझ पर टिकी हैं? जब तुम वापस आई तो तुमने मुझे गले भी नहीं लगाया, बस उस बर्फ के टुकड़े गुशान से लिपटी रही। जियो ताओहुआ के तसुंदेरे व्यवहार को देखकर लिन जाओ जाओ इसे मनोरंजक मानने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, आखिरकार उसका पेट तो बड़ा था और वह इतने लंबे समय से उसके और उसके अंदर पल रहे बच्चे की ठीक से देखभाल किए बिना ही घर से बाहर थी। जैसे ही लिन जाओ जाओ ने आगे बढ़कर जियाओ ताओहुआ की उभरी हुई पतली कमर को अपने हाथ में लिया और अंदर के बच्चे को महसूस करने के लिए अपना हाथ उसके पेट पर रखा, जियाओ लियुली की चुलबुली आवाज ने लिन जाओ जाओ को अनजाने में सिहरन पैदा कर दी। बहन, हाँ, मैं यहाँ हूँ। लिन जाओ जाओ ने जल्दी से जियो ताओहुआ को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखा। जियाओ लियुली को आंसुओं से लथपथ देखकर लिन जाओ जाओ का दिल तुरंत टूट गया। जियाओ लियुली काफी दुबला पतला था और उसका मोटा हिस्सा सिर्फ उसका बड़ा पेट था। उसके निकले हुए पेट को देखकर लिन जाओ जाओ बता सकता था कि उसे बहुत कष्ट हुआ होगा। जियाओ लियुली, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम थोड़ा बैठकर आराम करना चाहोगी? बहन, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगी। जियो लियुली, अब अच्छा हो जाओ। तुम पिता बनने वाले हो, तुम रो नहीं सकते। बहन, मैं भी रोना नहीं चाहता। मुझे तो बस यही चिंता थी कि एक बार तुम अपने घर लौट गईं, तो फिर कभी वापस नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा।
जियो लियुली, जब तुम सब यहाँ हो तो मैं वापस कैसे नहीं आ सकता। जाओ जाओ, यहाँ आओ। हान ये की कोमल निगाहों से मिलते हुए लिन जाओ जाओ ने जियो लियुली को छोड़ दिया और उसे कसकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। जब लिन जाओजाओ ने हान ये को गले लगाया तो उसने महसूस किया कि उसके ढीले वस्त्र के नीचे एक अविश्वसनीय रूप से पतला शरीर था। उसके हान ये ने सचमुच बहुत वजन कम कर लिया था। हान ये को गले लगाने के बाद इस बार लिन जाओ जाओ ने जी फैंटियन और बाकियों के बोलने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने बारी बारी से अपने दोनों छोटे पतियों को गले लगाया। गले मिलने के बाद लिन जाओ जाओ ने देखा कि उनके बड़े पेट के अलावा उनके पति अन्य सभी जगहों पर बहुत पतले हो गए थे। उनके पतले होने का कारण यह था कि वह अपने पिछले जीवन के भ्रम में लौट आई थी। उन्हें डर था कि अपने पिछले जीवन की कठिनाइयों को दोबारा झेलने के बाद वह अपने घर लौटने पर शायद वापस नहीं आना चाहेगी। लिन जाओ जाओ की आंखें नम हो गईं जब उसने अपने पति के निकले हुए पेट को देखा। उसके पतियों के यहाँ रहने का कारण ये था कि इस छोटी सी दुनिया में पुरुषों को गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वे यहीं रह सकते थे। 365 लिन जाओ जाओ हान ये के साथ बाहों में बाहें डाले मुड़ी और येई के पिता लुओ जुवान का अभिवादन किया। फिर वह अपने आसपास का जायजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यह इमारत एक पहाड़ की चोटी पर स्थित थी। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बहुत ठंड थी। लिन जाओ जाओ को ठंड से आश्चर्य नहीं हुआ, उसे आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह जगह इस छोटी सी दुनिया के नियमों से संचालित नहीं थी। ये क्षेत्र एक व्यूह रचना द्वारा संरक्षित था, अन्यथा जब वह पहले इस छोटी सी दुनिया को छोड़ चुकी थी तो हान ये और अन्य जो गर्भवती पुरुष थे निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कानूनों से प्रभावित हुए होते। इस बारे में सोचते हुए लिन जाओ जाओ ने हान ये और अन्य लोगों के उभरे हुए पेट को देखा और वह चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। चूंकि इस दुनिया ने पुरुषों के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के विचार को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए निस्संदेह जब हान ये और अन्य को प्रसव पीड़ा हुई तो बहुत बड़ा खतरा था। अब उनके सूजे हुए पेट को देखकर लिन जाओ जाओ को पता था कि उसे अपनी गति तेज करनी होगी। उसे एक अचूक तरीका ढूंढना था जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हान ये और अन्य को प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले वे सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दे सकें। और यह अचूक तरीका उसके भाई शी लुओ के पास था। अब उसके लिए अपने भाई लुओ लुओ को ढूंढने का समय आ गया था। जाओ जाओ फादर लुओ हुआन, लिन जाओ जाओ ने लुओ हुआन की ओर देखते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अंधेरा हो रहा है, मैंने अंदर खाना बना लिया है, चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। ठीक है, अब हम अंदर चलेंगे। लिन जाओ जाओ ने हान ये और गुशान का हाथ थाम लिया। 2 कदम चलने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और वह रुक गई और बाइची कबीले के सदस्यों को संबोधित करने के लिए मुड़ी। मेरे पति मुरोंग हाई जल्द ही आ रहे हैं, कृपया कुछ लोगों को यहाँ इंतजार करने के लिए रख दीजिए। जब वे आ जाएं, तो उन्हें मेरे पास ले आइए। जैसा आपका आदेश, महाराज मिंगझू, भूरे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, तो फिर चलो अंदर चलें। लिन जाओ जाओ ने अंदर कदम रखने से पहले लुओ जुवान के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। जैसे ही लिन जाओ जाओ ने वास्तव में इस शानदार इमारत में प्रवेश किया, उसका संदेह धीरे धीरे पुष्टि हो गया। ये स्थान शी लुओ द्वारा उसके लिए छोड़ी गई बैकअप योजना थी। रात्रिभोज के बाद जियो लियुली और ये द्वारा निर्देशित लिन जाओ जाओ को लुओ हुआन मिला। पिता लुओ हुआन, महामहिम मिंगझू, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम शायद जानते हो कि क्यों। वास्तव में लुओ जुवान ने लिन जाओ जाओ की ओर देखा, 2 कदम पीछे हटे और फिर दोनों घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सम्मान में कई बार अपना सिर जमीन पर झुकाया। अरे नहीं नहीं नहीं, पिता लुओ जुवान, ये शियाओ लियुली और मेरे बच्चे होने वाले हैं। आप दादा बनने वाले हैं। आप मुझे इस तरह कैसे प्रणाम कर सकते हैं। लिन जाओ जाओ ने जल्दी से आगे बढ़कर लुओ जुवान को उठाने में मदद की और चिंतित स्वर में कहा, महामहिम मिंगझू, फादर लुओ जुवान, कृपया मुझे बस जाओ जाओ कहिए। हम सब एक परिवार हैं। आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, जब हम कैंगलान शाही महल में थे तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे बाइची वंश की पवित्र युवती हो। क्या तुम जानते हो कि बाइची वंश की पवित्र युवती की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? फादर लुओ जुवान, कृपया मुझे सीधे बताइए, मुझे दुविधा में मत रखिए। जाओ जाओ, अपने पिछले जन्म में आप असाधारण क्षमताओं वाली एक महान पुजारिन थी। क्या आपने बाहरी दुनिया की तुलना में इस जगह में कुछ अलग देखा है?
फादर लुओ जुवान, इस जगह को एक विशाल व्यूह रचना के साथ स्थापित किया गया है। तो यह इस दुनिया के नियमों से बंधा नहीं है, क्या ये सही है? सही कहा। कई साल पहले एक व्यक्ति ने नाइन स्काई माउंटेन पर एक व्यूह रचना स्थापित की थी, जो यहाँ की हर चीज को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। इस व्यूह रचना का उद्देश्य अपने भौतिक शरीर को विनाश से बचाना था। हमारे बाइची कबीले को उस आदमी ने बचाया था। उसने हमें इसलिए बचाया क्योंकि बाइची कबीले का दिल साफ होता है और वह आसानी से बाहरी ताकतों के बहकावे में नहीं आता। कृतज्ञता के इस ऋण को चुकाने के लिए हमारा बाइची कबीला हजारों वर्षों से 9 आकाश पर्वत की रक्षा कर रहा है। बर्फ में बंद होने से पहले उस आदमी ने कहा कि केवल एक लड़की जो पुरुषों को गर्भवती कर सकती है और जो बौद्ध प्रकाश से घिरी हुई है, वही उसे बर्फीले कारावास से बचा सकती है। और वह लड़की जो उसे बर्फ से बचा सकती है, वह हमारे बाइची कबीले की पवित्र युवती है। लुओ जुवान की बातें सुनकर लिन जाओ जाओ को जलन के साथ अपने दांतों में खुजली महसूस हुई। क्या पवित्र युवती! उन्हें सचमुच नाम रखना आता था। छी, बिल्कुल ढोंगी जैसा। उसे याद आया कि जब शी लुओ इस प्रणाली का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा था कि जब वह बर्फ में फंसे किसी व्यक्ति से मिले तो उसे बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उस समय शी लुओ की याददाश्त चली गई होगी। उसे बस इतना याद था कि वह उसे जरूर बचा लेगी, और यह जमा हुआ शरीर ही संभवतः उसके पुनरुत्थान की एकमात्र आशा थी। जहां तक उसके चारों ओर फैले बौद्ध प्रकाश का प्रश्न है, तो उसने अपने पिछले जन्म में एक राक्षस के बदले अपने फेफड़े का आधा हिस्सा बेच दिया था। इस बौद्ध ज्योति का उद्देश्य ये था कि जब तक वह इसे पहने रहेगी, वह आसानी से विभिन्न मुहरों को पार कर सकेगी। ये सोचकर कि कैसे शी लुओ का शरीर ब्रह्म की दुनिया में उसकी बाहों में गायब हो गया था, लिन जाओ जाओ को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। उसके लिए शी लुओ ने अपने शापित शरीर विभाजन तकनीक का उपयोग करके खुद को कई संस्थाओं में विभाजित कर लिया था। वह शी लुओ की शापित शरीर विभाजन तकनीक के बारे में जानती थी। मनुष्य की आत्मा और शरीर का पोषण स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा होता है। यदि उसे अपने शरीर को इतने भागों में विभाजित करना पड़े, तो आत्मा और मांस को बलपूर्वक अलग करने का दर्द किसी को भी भय से कांपने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अलग हुए शरीर और आत्मा को बार बार विभाजित करना, उस तरह का दर्द। अपने शरीर और आत्मा को अलग करते समय शी लुओ ने जो पीड़ा सहन की होगी, उसके बारे में सोचते हुए लिन जाओ जाओ ने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था। पिता लुओ जुवान, कल कृपया मुझे उस व्यूह की आंख के पास ले चलो जिसकी रक्षा आपका बाइची कबीला कर रहा है। लिन जाओ जाओ की थोड़ी लाल आंखें देखकर लुओ जुवान ने चुपचाप सिर हिलाया। जब तक लिन जाओ जाओ बर्फ में फंसे उस आदमी को बचा सकता था, तब तक उनका बाइची कबीला अपना कृतज्ञता का ऋण चुका चुका होता। 1000 साल की संरक्षकता समाप्त हो सकती है। इस तरह उनका बाइची कबीला वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा। ये ज़ियाओ लियुली, क्या मुरोंग हाय और दशान पहाड़ पर आ गए हैं? झाओ कई और जिनबाओ, उन 2 छोटे भेड़ियों के बच्चों का क्या वे ऊपर आ गए हैं? वे सब पहाड़ पर आ गए हैं। वे अभी बगल वाले हॉल में खाना खा रहे हैं। झाओ कई और जिनबाओ के बारे में क्या? झाओ कई और जिनबाओ की बात करें तो ये और जियो लियुली के हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक हो गए। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? लिन जाओ जाओ ने ये और ज़ियाओ लियुली को असमंजस से देखते हुए पूछा। खैर, जाओ जाओ, झाओ कई और जिनबाओ वास्तव में पहाड़ पर चढ़े थे। हालांकि जिनबाओ को मुरोंग हाय, दशान और जादूगर बारी बारी से ऊपर ले गए। क्यों? जिनबाओ गर्भवती है और झाओ कई शायद उसे थका देने के बारे में चिंतित थी। इसलिए झाओ कई ने मुरोंग हाय और दशान को बार बार रोका और उन्हें जिनबाओ को पहाड़ पर ले जाने के लिए मजबूर किया। ज़ियाओ लियुली मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जब उसने 3 वयस्क पुरुषों मुरोंग हाय, दशान और जादूगर के शीर्ष पर पहुंचने की दयनीय दृष्टि के बारे में सोचा, जो इतने थके हुए थे कि वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे। झाओ कई और जिनबाओ के बारे में क्या? वे मुरोंग हाय, दशान और जादूगर के सामने उछल कूद कर रहे थे। उनके आत्मसंतुष्ट भाव देखकर तीनों आदमी बहुत क्रोधित हुए। जियो लियुली की बातें सुनकर लिन जाओ जाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जिनबाओ को मुरोंग हाय, दशान और जादूगर द्वारा पहाड़ पर ले जाया गया। जिनबाओ का शरीर इतना बड़ा था कि उसका वजन कम से कम 400-500 जिन करीब 200-250 किलो रहा होगा। इतने भारी बोझ के साथ और नाइन स्काई माउंटेन तक का रास्ता कितना ढलानदार था, ये देखते हुए मुरोंग हाय और बाकी लोग जिनबाओ को ऊपर कैसे ले जा पाए। उनकी ताकत निश्चित रूप से अविश्वसनीय होगी।
उसने सोचा था कि मुरोंग हाई की एक हाथ से 280 जिन 140 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता पहले से ही उसकी क्षमताओं की सीमा थी। 366 जियो लियुली, ये झाओ कई और जिन बाओ कहाँ हैं? वे अब कहाँ हैं? जाओ जाओ, मैंने उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। सच में? चलो फिर उनसे मिलने चलते हैं। जब लिन जाओ जाओ और अन्य लोग साइड हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से शिकायतें आती सुनी। जिन बाओ, अगर तुम इतने नाजुक बने रहे तो सावधान रहना कि जाओ जाओ तुम्हें न चाहे। बिल्कुल, ये तो बस गर्भावस्था है। तुम इतनी आलसी हो कि चलना भी नहीं चाहती। खुशकिस्मती से हम तीनों मजबूत हैं, वरना तुम्हारे जैसा बड़ा बोझ कौन उठा पाता। हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी बाहें इतनी दुख रही हैं कि मैं उन्हें उठा नहीं सकता। क्या होगा अगर हम जिन बाओ का वध कर दें और भेड़िए का मांस खा लें? जैसे ही मुरोंग हाई, दशान और जादूगर ने बोलना समाप्त किया, लिन जाओ जाओ ने बर्तनों की जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। झाओ कई, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? खाने की एक पूरी मेज सब तुमने गिरा दी। अरे जिन बाओ, अगर तुम मुझसे फिर टकराए तो सावधान रहना, क्योंकि तुम अपने पेट में पल रहे छोटे भेड़िए के बच्चे को खो दोगे। लानत है, मैं तुम्हारे छोटे भेड़िए के बच्चे से नहीं डरता। अगर वह छोटा लिन जाओ जाओ भी अब आ जाए तो भी मैं आज भेड़िए का मांस ही खाऊंगा। मुरोंग हाई, दशान और जादूगर की आवाजें सुनकर लिन जाओ जाओ जल्दी से आगे बढ़ा। जैसे ही लिन जाओ जाओ ने प्रवेश किया, झाओ कई और जिन बाओ तुरंत उस पर टूट पड़े, अपनी पूंछ हिलाते हुए और फुसफुसाते हुए। शायद अन्य लोग यह नहीं समझ पाए कि झाओ कई और जिन बाओ की सिसकियों का क्या मतलब था, लेकिन लिन जाओ जाओ इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ये दो छोटे भेड़िए बच्चे, वे उससे शिकायत कर रहे थे। झाओ कई और जिन बाओ की करुण शिकायतें सुनकर लिन जाओ जाओ का चेहरा भावहीन था, लेकिन वह मन ही मन हंस रही थी। झाओ कई और जिन बाओ, ये दो छोटे भेड़िए कितने चालाक थे। स्पष्टतः वे ही थे जिन्होंने समस्या शुरू की थी, लेकिन फिर भी वे सीधे चेहरे से शिकायत कर सकते थे। वे सचमुच प्रभावशाली थे। जाओ जाओ, ये दो छोटे भेड़िए बच्चे किस बात पर रो रहे हैं? वे शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, है ना? जादूगर ने झाओ कई और जिन बाओ को देखते हुए, जो लगातार लिन जाओ जाओ पर अपनी पूंछ हिला रहे थे, वहीं चढ़ाकर पूछा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। झाओ कई और जिन बाओ मुझे बस ये बताना चाहते हैं कि जिन बाओ एक छोटे भेड़िए के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझसे भविष्य में उन्हें अतिरिक्त भोजन देने के लिए कहना चाहते हैं। वास्तव में? जादूगर ने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल, लिन जाओ जाओ ने एक हाथ से झाओ कई और जिन बाओ के मुंह को ढक दिया और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, पहले तुम लोग खाना खा लो, मैं अब अपने छोटे पतियों से मिलने जा रही हूँ। वे सभी गर्भवती हैं, वे थके हुए होंगे। लिन जाओ जाओ ने मुरोंग हाई का हाथ पकड़ा और बाहर चलने के लिए मुड़ा। जब तक वे हान ये के कमरे में पहुंचे, वुशान, जियो ताओहुआ और जी फैंटियन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लिन जाओ जाओ और मुरोंग हाई ने प्रवेश किया, उन्हें कमरे में बारूद की गंध स्पष्ट रूप से महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे पति अभी अभी झगड़ रहे थे। खैर, वे सभी गर्भवती थीं और थकी हुई होंगी, इसलिए अगर वे थोड़ी चिड़चिड़ी थीं, तो ये समझ में आता था। हान ये, वुशान, लिटिल जिबेई, रुओ कियू, जियो ताओहुआ, ये जियो लियुली, मुरोंग है, जी फैंटियन। लिन जाओ जाओ ने उनमें से प्रत्येक का चापलूसी भरे लहजे में अभिवादन किया। क्या बात है, जाओ जाओ। जैसे ही हान ये अपने बड़े पेट के साथ अपनी कुर्सी से उठने वाला था, लिन जाओ जाओ ने तुरंत उसे वापस कुर्सी पर दबा दिया। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। सच में तुम्हारी याद आती है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें याद करने से मेरा कितना वजन कम हो गया है। अगर तुम्हें हमारी याद आती है तो आज रात मेरे कमरे में क्यों नहीं रुकते, कैसा रहेगा? जियो ताओहुआ ने अपना पेट बाहर निकाले हुए अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाते हुए लिन जाओ जाओ को उम्मीद भरी नजरों से देखा। जरूर, कोई बात नहीं। लिन जाओ जाओ तुरंत सहमत हो गए। मेरे बारे में क्या, जाओ जाओ? और मैं, अगर तुम जियाओ ताओहुआ के साथ हो तो मेरे साथ कौन होगा? बिल्कुल, वापस आते ही आप पक्षपातपूर्ण कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। तुम आज रात मेरे कमरे में क्यों नहीं आते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने पतियों की बकबक भरी आवाजें सुनकर लिन जाओ जाओ एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। इतने सारे पतियों के साथ वह आज रात किसके पास जाए? यह कोई आसान विकल्प नहीं है।
सब एक साथ क्यों न हों? लिन जाओ जाओ ने मुड़कर हान ये के कमरे में रखे बड़े बिस्तर की तरफ देखा। हालांकि वह काफी बड़ा था, पर इतना बड़ा नहीं था कि उसके सभी पति एक साथ सो सकें। हो सकता है कि जब वह हान देश वापस लौटे तो वह अपने लिए एक बहुत बड़ा बिस्तर बनवा ले, ताकि वह और उसके पति एक बड़े रजाई के नीचे एक साथ सो सकें। उस दृश्य के बारे में सोचते ही लिन जाओ जाओ की आंखें खुशी से चमक उठी, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून भी निकलने वाला था। अरे, वो ज्यादा सोच ही नहीं पा रही थी। जितना सोचती उतना ही उसकी नाक से खून निकलने वाला था। जाओ जाओ, तुम छोटी लोमड़ी, तुम क्या सोच रही हो? जियो ताओहुआ ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में बोलते हुए लिन जाओ जाओ के सिर पर दस्तक दी। जियो ताओहुआ, लिन जाओ जाओ ने धीरे से अपनी बाहें जियाओ ताओहुआ की कमर के चारों ओर लपेट दी और बोली, यह क्या है? जब हम वापस आएंगे तो निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिस्तर और एक बहुत बड़ा बाथटब बनवाया जाएगा। उस वक्त हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबके साथ न्याय करूँगा। चिंता मत करो, मुझे अपनी सहन शक्ति पर भरोसा है। लिन जाओ जाओ ने अपना सिर जियाओ ताओहुआ की छाती पर टिका दिया, अपनी आंखें मूंद ली और मोहक अंदाज में बोली, तुम छोटी लोमड़ी, तुम माँ बनने वाली हो और तुम अभी भी इतनी कामुक हो। खैर, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। मेरे जियो ताओहुआ को किसने इतना आकर्षक बनाया, मैं विरोध नहीं कर सकता। लिन जाओ जाओ ने धीरे से झुककर जियाओ ताओहुआ को कुर्सी पर उठा लिया। उसने अपने पति की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर अपने तहखाना से लाए हुए सभी उपहार निकाले। आओ और देखो, ये सब मेरे गृहनगर की खासियतें हैं। हालांकि ये ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन इनकी शैली अनोखी है। सबको हिस्सा मिलेगा, मैंने सबके लिए खरीदा है। देखो, मैंने बच्चों के लिए भी खरीदा है। लिन जाओ जाओ ने सभी सामान बाहर निकाले, जमीन पर बैठकर अपने पतियों के लिए लाए गए उपहारों को खोजने लगी। गुशान, जी फैंटियन और बाकी लोग लिन जाओ जाओ को बक्से से तरह तरह की रंग बिरंगी चीजें निकालते हुए देख रहे थे। वे झुककर लिन जाओ जाओ द्वारा दिए गए खजानों को उत्सुकता से दोनों हाथों से देख रहे थे। 367, चलो चलो, ये कलाई घड़ी है, समय बताने के लिए है, तुम सबके लिए एक। ये वो सूट हैं जो हम घर पर पहनते हैं। हालांकि ये रेडीमेड हैं, पर इनकी क्वालिटी अच्छी है। आखिरकार मेरे बुजुर्ग अक्सर इन्हें वहीं से खरीदते हैं। और ये लाइटर लड़कों को पसंद आते हैं। ये खाना पकाने के लिए आग जलाने के काम आते हैं, लेकिन जहां मैं रहती हूँ वहां लड़के सिगरेट पीते हुए कूल दिखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। देखना आपको पसंद है या नहीं। ये उपहार मैंने गिफ्ट शॉप से खरीदे हैं। मैंने भाई हान ये और कुछ और लोगों के लिए कुछ चुनकर रखे हैं। देखिए और बताइए कि आपको कोई पसंद आता है या नहीं। कुछ खाने की चीज़ें भी हैं। हो सकता है कि वे ज़्यादा पौष्टिक न हों, लेकिन हमारे लिए उन्हें आजमाना एक नया अनुभव है। और ये कुछ हैंडहेल्ड गेम कंसोल हैं। गुशान ने लिन जाओ जाओ की बड़बड़ाती आवाज़ सुनी और उसके हाथ से क्रिस्टल बॉल ले ली। क्रिस्टल बॉल के अंदर एक जोड़ा गिरती बर्फ के नीचे गले लग रहा था और चुंबन ले रहा था। गुशान ने अंदर रखी दोनों गुड़ियों के चेहरों को ध्यान से देखा। जितना ज्यादा उसने देखा, उतना ही उसे लगा कि दोनों गुड़िया उसकी और लिन जाओ जाओ जैसी लग रही थी। क्या जाओ जाओ अपने प्यार का इजहार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी? यह विचार आते ही गुशान की गहरी आंखें खुशी से भर गईं। गुशान, क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। धन्यवाद, जाओ जाओ। गुशान ने क्रिस्टल बॉल को अपनी छाती से लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। हम साझेदार हैं, इसलिए उपहारों के लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद लिन जाओ जाओ ने अपने साथ लाए उपहारों के बक्से में हाथ डालने के लिए अपना सिर फिर से नीचे किया। और इस प्रकार लिन जाओ जाओ के उपहार देने और उसकी चापलूसी की लहर के तहत उसने अंततः अपने सभी पतियों को उत्साहित और उच्च मनोबल में ला दिया। जब आराम करने का समय आया तो लिन जाओ जाओ ने अपने खाली कमरे को देखा और दंग रह गई। क्या हो रहा था? अभी कुछ देर पहले उसके प्यारे पति उसकी संगति के लिए होड़ लगा रहे थे, लेकिन अब वे सब अपने अपने उपहार लेकर चले गए थे। बाएं, एक भी नहीं बचा। लिन जाओ जाओ बिस्तर के किनारे पर बैठी अपने खाली बिस्तर को देख रही थी। क्या आज रात उसे अकेले सोना पड़ेगा? प्रिय गुशान, क्या तुम रुककर मेरा साथ नहीं दे सकती? जाओ जाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे वापस जाकर आराम करना है, गुशान ने बिना सिर घुमाए कहा। जियाओ ताओ के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? तुम अब क्यों जा रहे हो? मैं गेम कंसोल के साथ खेलना चाहता हूँ,
ये बहुत मज़ेदार है। आप खुद ही सो जाते हैं। रुओ कियू, फैंटियान, मेरे प्यारे, क्या तुम दोनों नहीं रुक सकते? जाओ जाओ, हमारा पेट बड़ा हो गया है। हमें डर है कि हम किसी के बगल में लेटे रहने पर सो नहीं पाएंगे। फिर ये जियोलियुली, आपके बारे में क्या? जाओ जाओ, ये नाइन स्काई माउंटेन है। हमारे कबीले के सदस्य बाहर ही हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे। तुम अकेले सो जाओ। भाई हान, ये छोटी ज़िबे, जाओ जाओ, लिटिल ज़िबे, और मेरे पास अभी भी ढेर सारे आधिकारिक दस्तावेज हैं जिनसे निपटना है। हमारे पास वास्तव में समय नहीं है, हान ये ने मुस्कुराते हुए कहा, और लिटिल ज़िबे को अपने साथ खींच लिया। आह हाय, तुम्हारा क्या हाल है? जाओ जाओ, मैं पूरे दिन यात्रा कर रहा हूँ और मुझे जिनबाओ को पहाड़ की तलहटी से ऊपर ले जाना पड़ा। मैं सचमुच थक गया हूँ। जाओ जाओ, अच्छे से आराम करो और मीठे सपने देखो। मुरोंग हाय लिन जाओ जाओ के पास गया, उसके माथे को चूमा, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। लिन जाओ जाओ ने बंद दरवाजे की ओर देखा और गुस्से में अपने बिस्तर पर तकिया उठाकर उसे जोर से काट लिया। उसके कई पति थे, लेकिन वे सभी उसे अकेले सोने के लिए छोड़ देते थे। वह कितनी दुखी थी। अभी कुछ क्षण पहले उसने सोचा था कि वह अपने पतियों को गले लगा सकेगी, उनसे लिपट सकेगी और पूरी रात उनके साथ मधुर व्यवहार कर सकेगी। लेकिन हकीकत में उसे तकिया गले लगाकर अकेले सोना पड़ा। धिक्कार है। इससे वह बहुत क्रोधित हो गई। उसके इतने प्यारे पति थे, फिर उसे अकेले क्यों सोना पड़ा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना कहकर लिन जाओ जाओ ने अपना तकिया फेंक दिया, जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और रुओ कियू के कमरे की ओर चली गई, जो उसके सबसे करीब था। लिन जाओ जाओ कमरे में पहुंची और चुपचाप दरवाज़ा खोला। अंदर झांककर उसने देखा कि रुओ कियू एक कुर्सी पर बैठा है और अपने पैरों की मालिश करते हुए भौहें चढ़ा रहा है। रुओ कियू के पैर भाप से पके हुए बंस की तरह सूज गए थे। रुओ कियू बहुत असहज लग रही थी। रुओ कियू, लिन जाओ जाओ ने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी क्योंकि उसने रुओ कियू के सूजे हुए पैरों को देखा था। जाओ जाओ, तुम अंदर क्यों आए? रुओ कियू ने जल्दी से पास पड़े कंबल से अपने पैर ढक लिए, वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हारे पैर इतने सूज गए हैं, तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बताया? लिन जाओ जाओ नीचे झुका, कंबल उठाया और धीरे से रुओ कियू के पैरों की मालिश की। रुओ कियू पहले से ही दुबला पतला था, लेकिन उसके पैर सूजे हुए और चमकदार थे। पैरों की ऐसी हालत में उसे दर्द क्यों न हो रहा होगा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले उसके साथ लेटना नहीं चाहता था। और वो तो पहले भी कामुक विचारों से भरी रहती थी। वो वाकई घिनौनी थी। रुओ कियू के पैरों की मालिश करने और उसे सुलाने के बाद लिन जाओ जाओ मुड़ा और जी फैंटियन और अन्य लोगों के कमरों की ओर चला गया। बिना किसी अपवाद के जी फैंटियन और अन्य सभी गर्भवती होने के कारण विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त थे। अपने पतियों को ऐसी परेशानी में देखकर लिन जाओ जाओ को बहुत दुख हुआ। अपने पिछले जीवन में अपने अंगों के बदले में प्राप्त चिकित्सा कौशल के बारे में सोचते हुए, जैसे ही लिन जाओ जाओ अपने प्रिय पतियों का उचित इलाज करने के लिए अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करने वाली थी, लाल वस्त्रधारी सुंदर आदमी जो कुछ समय पहले गायब हो गया था, उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। लिन जाओ जाओ ने अपने सामने मौजूद प्रेत को देखा और तिरस्कार से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने समय प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका का उल्लंघन नहीं किया है, सिवाय उस एक बार घर जाने के। लिन जाओ जाओ, मैं यहाँ उस वजह से नहीं हूँ, लाल वस्त्र पहने सुंदर आदमी ने कहा। लिन जाओ जाओ के बगल में बैठ गया, अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका लिया और उसकी ओर अपनी पलकें झपकाईं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लुभाने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, क्या तुम चारा खाओगे? लाल वस्त्र पहने सुंदर आदमी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। 368। हाँ, लिन जाओ जाओ एक तरफ झुक गई, अपना शरीर घुमाया और लाल रंग के सुंदर आदमी को तिरस्कार भरे स्वर में देखा। सुंदर, भले ही मैं लिन जाओ जाओ एक अपमानजनक फ्लर्ट हूँ, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी कि जब मेरा पति हमारे बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाल रहा हो तो मैं किसी अन्य पुरुष के साथ फ्लर्ट करूं। चाहे वो भावनात्मक बेवफाई हो या शारीरिक, मैं लिन जाओ जाओ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो मुझे लिन जाओ जाओ को मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या मैं अभी भी इंसान हूं? लिन जाओ जाओ की बातें सुनकर लाल कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह लिन जाओ जाओ को तब तक घूरता रहा जब तक कि वह लगभग असहज महसूस करने लगी, फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। लिन जाओ जाओ, क्या चल रहा है?
मैंने सोचा था कि तुम्हारे चुलबुले स्वभाव के कारण जैसे ही मैं उंगली उठाऊंगा तुम चारा खा लोगे। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। यदि मेरे पति इस समय मेरे सामने बैठे होते तो मुझे उन्हें हुक लगाने के लिए उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में लाल रंग का आदमी हंसा, फिर लिन जाओ जाओ के सामने खड़ा हो गया और सीधे तौर पर बोला, लिन जाओ जाओ, आप जानते हैं कि इस दुनिया में पुरुषों को बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं है। आपके पति अब बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसका कारण आपके भाई शी लुओ द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं। उन्होंने ऐसा न केवल आपको अपने पिछले जीवन के दर्द से शीघ्र छुटकारा पाने में मदद करने के लिए किया, बल्कि यह आशा भी जगाने के लिए किया कि आप इस दुनिया में वापस आ सकें। लिन जाओ जाओ, मुझे नहीं लगता कि आपने इसके बारे में सोचा होगा। आपके पति बच्चे को जन्म देने वाले हैं, क्या आपने सोचा है कि उन्हें कैसे जन्म देना चाहिए? आखिरकार उनके पेट बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन जन्मस्थान को शी लुओ द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लिन जाओ जाओ खड़ी हुई और अपने सामने लाल कपड़े पहने आदमी को देखा। समय स्थान प्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। यदि तुम अच्छा करोगी तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा, ताकि तुम्हारे पति और बच्चे सभी एक सुचारू और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। कैसा रहेगा? क्या आप मेरा अनुसरण करना चाहेंगे और एक अच्छे टाइम स्पेस मैनेजर बनना चाहेंगे? मुझे लगता है आपके पास समय स्थान प्रबंधकों की कमी नहीं है। आखिरकार वानजी नामक उस दानव का परी बनने के बजाय अंतिम लक्ष्य समय स्थान प्रबंधक बनना है। तो फिर आपने मुझे क्यों चुना? और आप मुझसे काम क्यों करवाना चाहते हैं? क्या आप मुझे कोई ठोस कारण बता सकते हैं? लिन जाओ जाओ के संदेह का सामना करते हुए लाल रंग का आदमी हंसा। लिन जाओ जाओ, अपने पिछले जन्म में तुम उस राक्षस के हाथों बच गए थे और बहुत से लोगों को बचाया था। तुम पहले से ही एक सक्षम समय स्थान प्रबंधक बनने के योग्य हो। सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने तुम्हें एक पिछला रास्ता दे दिया है। वजह क्या है, ये तो तुम्हें अपने अच्छे भाई शीलू से पूछना होगा। ठीक है लिन जाओ जाओ, क्या आप अपने इच्छित पुरस्कारों के बदले में मेरे साथ कार्य करना चाहेंगे? हाँ, मैं निश्चित रूप से ऐसा करना चाहती हूँ। कारण चाहे जो भी हो, मुझे पता है कि इन कार्यों को पूरा करने के बाद मेरे पति सुरक्षित रहेंगे और मेरे बच्चे सुरक्षित रूप से पैदा होंगे। इनके लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। यह अच्छी बात है। कल जब तुम अपने छोटे भाई शीलू को बचा लोगे तो आकर मुझसे अपना काम ले लो। लाल रंग के सुंदर आदमी ने लिन जाओ जाओ की ओर देखा, उसका शरीर शून्य में बदल गया और चला गया। अगली सुबह लिन जाओ जाओ को लुओ जुवान के पिता द्वारा गठन की नज़र में लाया गया। लिन जाओ जाओ ने कठोर चेहरे के साथ इस तथाकथित संरचना आंख को देखा, उसकी आंखें लगभग आकाश की ओर उठ गईं। हाँ, कैसी अनोखी रचना है आंख। लिन जाओ जाओ ने बाइची कबीले को देखा, जो तथाकथित गठन आंख के सामने व्यस्तता से काम कर रहे थे। वह बेपरवाही से किनारे पर एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गई, अपनी थोड़ी को अपने हाथों पर टिका लिया और मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ देखने लगी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इस नेत्र रचना को सक्रिय करने वाला मंत्र क्या है। लिन जाओ जाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और जमीन पर बने बड़े कार्टून मधुमक्खी के पैटर्न को घूरने लगी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, फिर भी वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन जब उसने बाइची कबीले के गंभीर भाव देखे तो वह अपनी आंखों में हंसी को बलपूर्वक दबा सकी और उन्हें काम करते हुए देखती रही। इस समय बाइची कबीले के सभी लोग गंभीर थे, खासकर लुओ जुआन और येशी के चेहरे के भाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। इस तनावपूर्ण और गंभीर माहौल में लिन जाओ जाओ ने देखा कि बाइची कबीले के सदस्य अपनी उंगलियों से मधुमक्खी के चारों ओर के खांचे में अपना ताज़ा खून टपकाने के बाद गंभीरता से मंत्र का पाठ करने लगे। दो छोटी मधुमक्खियां फूलों की झाड़ियों में उड़ती हैं। बाईं ओर उड़ो, दाहिनी ओर उड़ो, उड़ो और उड़ो और उड़ो और उड़ो, उड़ो और उड़ो और उड़ो और उड़ो। बाइची कबीले को मंत्र पढ़ते हुए उछलते कूदते हुए देखकर लिन जाओ जाओ खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। हा हा हा, यह महसूस करते हुए कि इस समय हंसना अनुचित था, लिन जाओ जाओ ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, घूम गई और तब तक हंसती रही जब तक उसका पूरा शरीर कांप नहीं गया। हे भगवान, ये तो वाकई एक छोटा सा जादू था जो छोटे शैतान शीलू ने बनाया था। ये कैसी चीज है? दो छोटी मधुमक्खियां, उसने ये क्यों नहीं कहा कि दो छोटी तितलियां धीरे धीरे उड़ रही हैं? जैसे ही लिन जाओ जाओ अपने दिल में लगातार शिकायत कर रही थी, बाइची कबीले ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दो छोटी तितलियां पहाड़ों में उड़ रही हैं। बाईं ओर उड़ो, दाहिनी ओर उड़ो, उड़ो और उड़ो और उड़ो और उड़ो,
उड़ो और उड़ो और उड़ो और उड़ो। हा हा हा। लिन जाओ जाओ ने अपना पेट पकड़ लिया, अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बदतमीजी करना उसकी गलती नहीं थी, बस वो दृश्य बहुत मजेदार था। क्या आप ऐसे लोगों के समूह की कल्पना कर सकते हैं जो अलौकिक सुंदरता के साथ अमर प्राणी जैसे दिखते हों तथा गंभीर भावों के साथ छोटी मधुमक्खियों और तितलियों की धुन पर नाचते गाते हों? ये देखकर लिन जाओ जाओ को नहीं पता था कि क्या अन्य लोग अपनी हंसी रोक पाएंगे, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं रोक सकी। अरे, उस आदमी शी लुओ ने बाइची कबीले के लिए ऐसा मंत्र छोड़ा, क्या ये सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए था? जब लिन जाओ जाओ ने लगभग हंसना समाप्त कर दिया, तो बाइची कबीले के लोगों ने भी मंत्र पढ़ना समाप्त कर दिया। उन्होंने लिन जाओ जाओ को देखा, जो इतनी जोर से हंस रही थी कि वह कांप रही थी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी खुशी से क्यों हंस रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह मंत्र कुछ हद तक वे नहीं जानते थे कि इसका वर्णन कैसे करें। 369। हालांकि ये याद करते हुए कि उनके पूर्वज ने बार बार इस मंत्र के उच्चारण के महत्व पर जोर दिया था, बाइची कबीले ने धीरे धीरे अपने दिलों में अप्राकृतिक भावना को दबा दिया। लिन जाओ जाओ ने लुओ जुबान और येशी के अवाक भावों को देखते हुए जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपाए और बनावटी गंभीरता के साथ कहा, फादर लुओ जुबान, सिस्टर येशी, मैं अब फॉर्मेशन में प्रवेश करने जा रहा हूँ। उन्हें सिर हिलाकर नमस्कार करने के बाद लिन जाओ जाओ तेजी से तथाकथित फॉर्मेशन आई पर खड़ा हो गया। जब लिन जाओ जाओ ने अपने पैरों के नीचे बड़े मोटे भौरे को देखा, तो वह फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हे भगवान, यह मंत्र सचमुच हास्यास्पद था। हाथ में लिए गए कार्य को याद करते हुए लिन जाओ जाओ ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को दबा दिया और अत्यंत गंभीरता के साथ फॉर्मेशन आई को सक्रिय करने का नाटक किया। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ जहां लिन जाओ जाओ खड़ा था, वहां की जमीन तेजी से नीचे गिरने लगी। लिन जाओ जाओ ने अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही उसने अपने सामने लिफ्ट को देखा, उसकी आंखें लगभग उसके सिर के पीछे तक घूम गईं। शी लुओ, वो छोटा सा बदमाश, ये क्या होना चाहिए था? उन्होंने बाहर की ओर एक प्राचीन संरचना स्थापित की थी, लेकिन अंदर उन्होंने दिखावे के लिए एक लिफ्ट स्थापित की थी। हाँ, ये तो कोई लिफ्ट थी। लिन जाओ जाओ आगे झुककर इस तथाकथित लिफ्ट को ध्यान से देख रहा था। इसे गुरुत्वाकर्षण आधारित तंत्र का उपयोग करके बनाया गया था। क्योंकि यह एक ऐसी बहुमूल्य लकड़ी से बनी थी जो 10,000 वर्षों तक सड़ती नहीं थी, इसलिए समय बीतने के बावजूद लिफ्ट अभी भी उत्कृष्ट स्थिति में थी। जब लिफ्ट अंततः नीचे पहुंची, तो लिन जाओ जाओ बाहर निकला और एकमात्र दिखाई देने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। लिन जाओ जाओ ने दीवारों में जड़े रात में चमकते मोतियों को देखा और उसकी उंगलियां उनमें से एक को निकालने के लिए मचल उठी। लेकिन अगले ही पल, चोर, सेंधमार, कोई चोरी कर रहा है, मदद करो, जल्दी करो, चोर को पकड़ो। इस तीखी चुभती आवाज को सुनकर लिन जाओ जाओ इतनी चौंक गई कि उसने तुरंत रात में चमकने वाले मोती को वापस उसके स्थान पर रख दिया। तुरंत ही वह तीखी और कर्कश आवाज गायब हो गई। धत तेरी की। इसलिए लिन जाओ जाओ ने अपने कानों पर विश्वास न करते हुए दीवार से एक और रात में चमकने वाला मोती निकाला। जैसी कि उसने उम्मीद की थी, तीखी चुभती आवाज फिर से उसके कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंची। कोई मुझे लूट रहा है और मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मेरी मदद करो, आह, मुझे बचाओ, ये बेशर्म बदमाश मेरे नितंबों को छू रहा है। चुप रहो, कमीने। लिन जाओ जाओ ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए नाइट ग्लोइंग पल को वापस दीवार पर लगा दिया और तीखी आवाज एक बार फिर गायब हो गई। आगे गलियारे में सजी रात में चमकते मोतियों की 2 कतारों को देखकर लिन जाओ जाओ ने दांत पीस लिए। एक बार जब उसने उस नन्हे लुलुओं को बचा लिया, तो वह उन सभी रात में चमकते मोतियों को जरूर उखाड़ फेंकेगी। आखिरकार गलियारे के अंत में पहुंचकर लिन जाओ जाओ के सामने एक कसकर बंद पत्थर का दरवाजा था। उसने हाथ से जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। इसलिए लिन जाओ जाओ ने पत्थर के दरवाजे पर लिखे लेखन की सावधानीपूर्वक जांच की और एक बार फिर आह भरी। पत्थर के दरवाजे के ऊपर लिखा था, आलू आलू, मैं एक शकरकंद हूँ। अगली पंक्ति क्या है? लिन जाओ जाओ ने अपना गला साफ किया और हार मानते हुए कहा, बदबूदार मछली, बदबूदार मछली, मैं एक सड़ा हुआ झींगा हूँ। क्या अब तुम दरवाजा खोल सकते हो? जैसे ही लिन जाओ जाओ ने बोलना समाप्त किया, उसके सामने का पत्थर का दरवाजा तुरंत खुल गया। एक हल्की सी आह भरते हुए लिन जाओ जाओ दहलीज पार करके अंदर दाखिल हुई। पत्थर के कमरे के अंदर की सजावट देखकर उसे कोसने का मन हुआ। अरे,
वह छोटा सा बच्चा लुलुओ इस छोटी सी दुनिया में इतनी उच्च तकनीक वाली चीजें कैसे ले आया? बीच में रखे विशाल बर्फ के ताबूत को देखिए, जिसकी सतह पर सिग्नल लाइटें लगातार चमक रही हैं। ये वस्तु निश्चित रूप से किसी अन्य उच्च तकनीक आयाम का उत्पाद थी। लिन जाओ जाओ बर्फ के ताबूत के पास गई और देखा कि अंदर एक आदमी लेटा हुआ है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा लिन लुलुओ था। लिन लुलुओ की बंद आंखों को देखकर लिन जाओ जाओ की आंखें भावनाओं से भर गईं। हालांकि वह लिन लुलुओ के बारे में शिकायत कर रही थी, लेकिन जब उसे वह क्षण याद आया जब उसका अवतार उसकी बाहों में गायब हो गया था, तो उसका दिल कैसे नहीं टूटा। बर्फ के ताबूत पर अपना हाथ रखते हुए लिन जाओजाओ ने बर्फ के माध्यम से लिन लुलुओ की विशेषताओं का सावधानीपूर्वक पता लगाया। उसका प्यारा सा शिशु सा चेहरा अब कसकर बंद था। उसने बर्फ सफेद बलिदानी वस्त्र पहना हुआ था, जिससे उसका शिशु सा चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। उसके हाथ छाती पर बंधे हुए थे। चांदी जैसे बालों के साथ वह किसी पेंटिंग में दिखाए गए अमर व्यक्ति जैसा लग रहा था। लेकिन ये प्यारा लुलुओ अब इस विशाल बर्फ के ताबूत में बंद था। उसके शरीर पर बर्फ की मोटी परत देखकर लिन जाओ जाओ का दिल मानो किसी अथाह खाई में गिर रहा था। छोटी लुलुओ, बड़ी बहन तुम्हें घर ले जाने आए हैं। लिन जाओ जाओ ने लिन लुलुओ की विशेषताओं का पता लगाते हुए धीरे से बुदबुदाया। जैसे ही लिन जाओजाओ दुख से अभिभूत हुई, उसके हाथ के नीचे रखे विशाल बर्फ के ताबूत से अचानक एक हर्षित ध्वनि निकली। हाँ, मेरी बड़ी बहन मुझे घर ले जाने आई है। बड़ी बहन, प्राचीन काल से किसने शौच नहीं किया है? के बाद अगली 3 पंक्तियां क्या हैं? प्राचीन काल से किसने शौच नहीं किया है? कौन शौच करते समय कागज का इस्तेमाल नहीं करता? जब तक आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करते, आपको अंत तक टॉयलेट पेपर का ही इस्तेमाल करना होगा। लिन जाओ जाओ ने जवाब देते हुए आंखें घुमाई। नदी का पानी किस ओर बहता है? महान नदी पूर्व की ओर बहती है। आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में तारे बिग डिपर का अनुसरण करते हैं। जब आप सड़क पर अन्याय देखते हैं तो आप चिल्लाते हैं। अगली पंक्ति क्या है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीटूंगा? जब कार्य करने का समय हो तो बस कार्य करो। अगली पंक्ति क्या है? लिन लुलुओ, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। ये अजीबोगरीब सवाल सुनकर लिन जाओजाओ ने गुस्से से बर्फ के ताबूत पर थप्पड़ मारा। अगले ही पल बर्फ का ताबूत तुरंत खुल गया। लिन जाओ जाओ ने बर्फ के ताबूत में लेटे हुए लिन लुलुओ को देखा और ताबूत पर बलिदान के चित्र की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने आह भरी और फिर से कोसने का मन किया। वाह, उसे फिर से अपनी उंगली चुभवानी पड़ी। लिन जाओ जाओ ने कुशलता से उसकी कमर पर रखी थैली से एक पतली सुई निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी उंगली में चुभो दी। उसने अपनी उंगली से रिश्ते खून को लिन लुलुओ की छाती पर बने बलिदान चित्र पर टपकने दिया। अगले ही पल बर्फ की मोटी परत तुरंत पिघल गई, पानी में बदल गई और लिन लुलुओ पूरी तरह से डूब गया। लिन लुलुओ को डूबने से बचाने के लिए लिन जाओ जाओ ने उसे जल्दी से ताबूत से बाहर निकाला। लुलुओ, छोटे बदमाश। लिन लुलुओ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें लेने वापस आ गई है। जैसे ही लिन जाओ जाओ ये जांचने वाली थी कि क्या लिन लुलुओ सांस ले रही है, उसके बगल में बर्फ के ताबूत से एक और आवाज निकली जिससे उसे खुद को मारने का मन हुआ। राजकुमारी, कृपया राजकुमार को एक भावुक चुंबन दें और उसे उसकी नींद से जगा दें। उस अतिरंजित आवाज को सुनकर लिन जाओजाओ ने लिन लुलुओ की ओर देखा, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं। विचार में अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए लिन जाओ जाओ ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और लिन लुलुओ के लाल होठों के साथ संरेखित कर दिया। अगले ही पल, आउच, बहुत दर्द हो रहा है। बहन, छोड़ दो, अपना काटना छोड़ दो। लिन जाओ जाओ ने अपना सिर उठाया, लिन लुलुओ की थोड़ी पर दांतों के निशान को देखते हुए और चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अभी भी नाटक कर रहे हो। बहन, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम मुझे एक चुंबन दो। देखो तुमने मुझे कितनी जोर से काटा है, मुझे यकीन है कि इसका निशान जरूर रह जाएगा। लिन लुलुओ ने अपनी ठुड्डी उठाई और लिन जाओजाओ को दांतों के निशान दिखाए। बहन, क्या मुझ पर ये निशान देखकर तुम्हारा दिल नहीं दुखता? बिल्कुल नहीं, लिन जाओजाओ ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। बहन, यह क्या है? मुझे एक चुंबन दो कृपया। लिन लुलुओ के उभरे हुए होठों को देखकर लिन जाओ जाओ मुस्कुराए और सीधे उसके लाल होठों की ओर झुक गई। जैसे ही लिन जाओ जाओ और लिन लुलुओ के होंठ और जीभ आपस में जुड़ गए, जोश से चुंबन कर रहे थे, एक परिचित आवाज एक बार फिर लिन जाओ जाओ के कानों तक पहुंची। 370। क्या आप दोनों इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आप अपना चुंबन बाद में टाल दें?
लिन जाओ जाओ ने ऊपर देखा तो लाल बालों वाला खूबसूरत आदमी अचानक प्रकट हो गया था। उसने अपनी आंखें लगभग आसमान की ओर घुमा लीं। अरे, क्या गलत! क्या तुम आने के लिए कोई बेहतर समय नहीं चुन सकते? अगर तुम सही समय नहीं भी चुन पाते, तो क्या तुम हमारे चुंबन समाप्त होने तक इंतजार नहीं कर सकते? हमें बीच में रोकते हुए, क्या आपको ये डर नहीं है कि आप जीवन भर कुछ भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? लिन जाओ जाओ के सीधे आरोप से आश्चर्यचकित होकर बाई यू के रूप में जाना जाने वाला लाल बालों वाला सुंदर आदमी अस्थायी रूप से स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? आप बात नहीं कर रहे? क्या आपको एहसास हुआ कि आपने किसी और के अंतरंग पलों में दखल दिया? लिन जाओ जाओ, क्या मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा? शी लुओ ने आप में ऐसा कौन सा पहलू देखा जिसकी वजह से उसने आपको चुना? उसे मुझमें क्या दिखा? बेशक, उसे मेरी हर चीज पसंद आई। उसे मेरी खूबियां और कमजोरियां दोनों पसंद हैं, है ना लुलुओ? हाँ, बहन जाओ जाओ ने जो कुछ भी कहा वह सही है। चाहे वह आपकी खूबियां हो या कमजोरियां, मुझे सब पसंद है। लिन लुलुओ ने खुशी से कहा। मैं हार मानता हूँ, मैं तुम दोनों से नहीं जीत सकता। लिन जाओ जाओ, चूंकि तुमने लिन लुलुओ को बचाया है, तो क्या तुम दोनों को समय स्थान प्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए और मिशन पूरा करने में मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? बड़ी लाल, मेरा नाम बाई यू है, बिग रेड नहीं। बाई यू ने अशिष्टतापूर्वक जवाब दिया। आपके बाल लाल हैं, तो आपको रेड यू क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? लिन जाओ जाओ, आपके बाल चांदी के हैं, तो आप खुद को लिन सिल्वर सिल्वर क्यों नहीं कहते? ओए, लिन सिल्वर सिल्वर, क्या ये नाम घिनौना नहीं लगता? यह आपके रेड यू के सुझाव के समतुल्य है, जो मुझे भी नापसंद है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो इसे भूल जाओ। वैसे बाई यू, क्या तुम यहाँ लुलुओं से कुछ समय स्थान प्रबंधक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने आए हो? हाँ, नहीं, बाई यू ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। लिन जाओ जाओ और बाई यू के बीच बातचीत सुनकर लिन लुलुओ, जो लिन जाओ जाओ की बाहों में लेटी हुई थी, ने अपने कपड़े धीरे से खींचे। आह, बहन जाओ जाओ, क्या बात है लुलुओ? दरअसल, मैं पहले ही टाइम स्पेस मैनेजर बन चुका हूँ। मेरी रैंक बाई यू से भी थोड़ी ऊंची है। छोटे लड़के, लिन लुलुओ ने अपनी उंगलियों से दिखाया कि यह कितना ऊंचा है। ओह, लुलुओ, तुम समय स्थान प्रबंधक कब बन गए? और अगर बन गए, तो तुम अभी तक यहाँ जमे क्यों हुए हो? लिन जाओ जाओ के सवाल का सामना करते हुए बाई यू ने शरारत से हंस दिया। क्या कोई व्यक्ति अपनी छोटे भाई वाली छवि को त्याग कर किसी युवती का पति नहीं बनना चाहता था? यदि उसने खुद को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचाई होती, तो क्या आप अपनी भावनाओं को समझकर किसी को चूम लेती? आखिरकार, अभी अभी जो फ्रेंच किस हुआ, वह काफी भावुक लग रहा था। क्या ऐसा है लुलुओ? बाई यू की बात सुनने के बाद लिन जाओ जाओ ने लिन लुलुओ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जिसका चेहरा लाल हो गया था। क्या ये सच है मेरे प्यारे छोटे लुलुओ? बहन जाओ जाओ, क्या आप नाराज हैं? लिन लुलुओ की आशंकित निगाहों के जवाब में लिन जाओजाओ ने एक लंबे फ्रांसीसी चुंबन के साथ जवाब दिया। उसका लुलुओ, जिसने उसके लिए इतना कुछ किया, वह उस पर कैसे गुस्सा हो सकती है? अरे अरे अरे, तुम दोनों, बहुत हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक दरवाजे की चटाई हूँ? बाई यू की चिंतित आवाज सुनकर लिन जाओ जाओ और लिन लुलुओ, जो अभी अभी अलग हुए थे, मदद नहीं कर सके, लेकिन नजरें बदलने के बाद हंसी में फूट पड़े। सब कुछ शांतिपूर्ण है, ये बहुत अच्छा है। बाई यू से कार्य स्वीकार करने के बाद लिन जाओ जाओ ने लिन लुलुओ को लिया और बाहर निकल गए। जैसे ही लिन जाओजाओ दालान से गुजरी, उसने वहां पंक्तिबद्ध सभी नाइट ल्यूमिनस मोतियों को क्रूरतापूर्वक बाहर निकाल लिया, मानो वह प्रतिशोध ले रही हो। जब लिन जाओ जाओ ने सभी नाइट ल्यूमिनस पर उसको नष्ट करना समाप्त कर दिया, तो मदद के लिए सभी प्रकार की पुकारें तुरंत गलियारे में भर गईं। अपने पीछे विभिन्न घबराई हुई आवाजें सुनकर लिन जाओजाओ ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें मनोरंजन से भर गईं जब उसने लिन लुलुओ को देखा। मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने मुझे रोकने के लिए ये सब यहाँ रखा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहन। जब मैंने ये सब लगाया था, तो ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था, सिर्फ खेलने के लिए था। वास्तव में? लिन जाओ जाओ ने संदेह से पूछा। बिल्कुल। लिन लुलुओ ने निश्चित रूप से उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है। अगर तुम ऐसा कहते हो, किसी भी तरह से, ये रात के चमकदार मोती मैंने ही निकाले हैं। ये सभी नाइट ल्यूमिनस पल बच्चों के लिए एक स्वागत योग्य उपहार हो सकते हैं। खुद से खुश होकर लिन जाओ जाओ ने अपने कपड़ों में भरे हुए नाइट ल्यूमिनस मोतियों को थपथपाया और लापरवाही से ऐसी टिप्पणी की
जमीन पर लौटने पर हान ये और ये शी अन्य लोगों के साथ लिन लुलुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो औपचारिक वस्त्र पहने हुए थे, उनकी आश्चर्यचकित आंखें लगभग बाहर निकल आईं। शीलुओ, तुम यहाँ क्यों हो? ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, ये कमीना शीलू यहाँ कैसे आ गया? हम बर्बाद हो गए हैं। शीलुओं के रहते हमारे अच्छे दिन कैसे बचे रहेंगे? बस हो गया, कल रात नींद की कमी से मेरी नज़र धुंधली हो गई होगी, वरना शीलू जैसा कमीना यहाँ कैसे आ सकता था? मैं वापस आराम करने जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे जरूर कोई बुरा सपना आया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ से ये व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनकर शीलुओं ने अपनी बाहें पार कर ली। उसके लाल होंठ धीरे धीरे खुल गए और उसने सख्ती से एक एक शब्द कहा। मैं उन लोगों को श्राप देता हूं जो मुझे घर में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वे 3 दिनों में 44 पाउंड वजन बढ़ा लेंगे। श्राप के बाद पुरस्कार के रूप में मैं आपके प्रसव से पहले और बाद में अच्छे स्वास्थ्य और पिता और पुत्र के बीच शांति की कामना करता हूँ। जिस क्षण शीलुओं के शब्द उनके कानों में पड़े, लिन जाओ ने देखा कि उसके परिवार के पुरुषों का वजन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही वजन बढ़ने के बाद उनके रंग रूप में भी नाटकीय रूप से सुधार आया। उनका लुलुओ सचमुच तीखी जुबान, कोमल हृदय का उदाहरण है। हान ये ने लिन लुलुओं को लिन जाओ के बगल में खड़ा देखा, आगे बढ़ा और उसे मजबूती से गले लगा लिया। शीलुओ, घर में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार हान ये, शीलुओ ने धीरे से कहा। शीलुओ, बदमाश, घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम मुझ पर से 3 सेकंड प्रति घटना का श्राप हटा सको तो बहुत अच्छा होगा। छोटी शीबेई ने शीलुओ के कंधे को गले लगाया और उससे विनती की। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने तुम्हारा श्राप हटा दिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। तो फिर भूल जाओ बदमाश। छोटी जीबेई हंसी और उसे गाली दी। लुलुओ, घर वापस स्वागत है, ये ने धीरे से कहा। छोटे पुजारी, घर में आपका स्वागत है। घर में आपका स्वागत है, शीलुओ। कोट डॉट 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 कोट। आसपास के गर्भवती पुरुष एक एक करके शीलू के पास आए और उनका अभिवादन किया। लेकिन जब बात ये शी की आई तो परिदृश्य अचानक बदल गया। शीलुओ, क्या बात है? आखिर तुम हमारे बाइची कबीले के उपकारक कैसे बन गए? मैंने सोचा था कि जिस उपकारक का हमारे बाइची कबीले को 1000 साल से इंतजार था वह कोई बहुत खास होगा, लेकिन वह तुम निकले, बेवकूफ। और व्यू की आंख चालू करने वाला मंत्र तो बहुत ही जबरदस्त है। तुमने मुझे इस बेतुके मंत्र से धोखा तो नहीं दिया है ना? 371 लास्ट भाग। बिल्कुल नहीं, यह मंत्र वास्तव में एक बहुत ही जटिल अनुष्ठान है। ये शी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरी बड़ी बहन से पूछ सकती हो। शीलुओ की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर लिन जाओ तुरंत दूर हो गया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने सुना ही नहीं। क्योंकि वह 2 छोटी मधुमक्खियों और 2 छोटी तितलियों को किसी भी अनुष्ठान मंत्र के साथ नहीं जोड़ सकती थी। वह शीलुओ नाम का व्यक्ति, आखिर कैसे उसने ऐसा विकृत मंत्र कर लिया? ये सचमुच उनके शरारती व्यक्तित्व के लिए बहुत उपयुक्त था। ये शी ने लिन जाओ की अवाक अभिव्यक्ति देखी और सब कुछ समझ गया। इसलिए उसने अपने पास रखी झाड़ू उठाए और उसे शीलू की ओर घुमाया। शीलुओ, तुम कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धिक्कार है, तुम किस तरह के रक्षक हो? तुम बस हमारे बाइची कबीले का मजाक उड़ा रहे हो। अरे, ये शी, तुम पागल औरत हो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ये देखते हुए कि तुम्हारा बाइची कबीला कितना भोला और सरल है, अगर मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पीढ़ियों तक यहाँ रहने देने के लिए ये संरचना स्थापित नहीं की होती तो तुम्हारा बाइची कबीला बहुत पहले ही उन बुरे लोगों द्वारा मिटा दिया गया होता। बकवास, तुम भोले और सरल दिमाग वाले हो। शीलू, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही शीलुओं को येशी द्वारा असहाय रूप से पीटा जा रहा था, उसने जादूगर को पकड़ लिया और उसे येशी के सामने धकेल दिया और चिढ़ाते हुए कहा, येशी, तुम पागल औरत हो, मैं तुम्हें एक आदमी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। शीलुओं का संकेत पाकर जादूगर ने येशी को बाहों में भर लिया और दयनीय स्वर में कहा, येशी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुम बदसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मुझे अपना पति बनाओगी? दफा हो जाओ, तुम कुत्ते जैसे आदमी। येशी ने अपना पैर उठाया और जादूगर की जांघों की ओर लात मारी। आउच, औरतें सबसे जहरीली होती हैं। येशी, तुम पागल औरत, अगर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तो रात में तुम्हारी सेवा कौन करेगा? जादूगर,
तुम चुलबुली तितली, मैं अभी तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लिन जाओ जाओ हान ये की बाहों में गूशान का हाथ पकड़े येशी और जादूगर को तमाशा करते हुए देख रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अंततः सभी को अपना अपना स्थान मिल गया। अपने छोटे पतियों को सफलतापूर्वक बच्चे पैदा करने में मदद करने के लिए लिन जाओ जाओ ने विभिन्न छोटी दुनियाओं में शीलुओं के साथ कार्यों को पूरा करने में समय बिताया। आश्चर्य की बात यह है कि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें जो पुरस्कार मिला वह एक उच्च तकनीक सभ्यता का उपचार पॉड था। हालांकि बायू ने कहा कि वह इस उपचार पॉड का उपयोग केवल अपने पतियों के लिए कर सकती है और बाहरी लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में नहीं बता सकती। आखिरकार ऐसी कोई चीज लाना जो इस छोटी सी दुनिया से संबंधित नहीं है वास्तव में बड़ी अराजकता पैदा कर देगा। सबसे पहले हान ये को जन्म दिया गया। हान ये को असहनीय दर्द में देखकर लिन जाओ जाओ उसे जल्दी से उपचार केंद्र में ले गया। हान ये को उपचार पॉड में डालने के बाद लिन जाओ जाओ को लगा कि वह गिरने वाली है। यद्यपि उसने उस उच्च तकनीक वाली छोटी सी दुनिया में दूसरों को इसका उपयोग करते देखा था, लेकिन अब जबकि उसका अपना पति बच्चे को जन्म दे रहा था, वह घबराहट से कांप रही थी। हालांकि हान ये को ट्रीटमेंट पॉड में डालने के बाद उसके पास मदद के लिए और कुछ नहीं था। वह बस बेसब्री से ट्रीटमेंट पॉड में सिग्नल लाइट के बुझने का इंतजार कर रही थी। लगभग 15 मिनट बाद ट्रीटमेंट पॉड की बत्ती बुझ गई। लिन जाओ जाओ ने खुद को शांत किया, जल्दी से आगे बढ़ी, ट्रीटमेंट पॉड खोला और हान ये की हालत देखने के लिए झुकी। जैसे ही उसने उपचार पॉड खोला, उसे एक बच्चे के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। लिन जाओ जाओ ने सबसे पहले हान ये के घाव की जांच की, जिस पर पहले ही टाँके लगे हुए थे। उसने उस पर बचे हुए हल्के निशान को ध्यान से देखा, जो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जैसा कि एक अत्यंत उन्नत सभ्यता से अपेक्षित था, इसका प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय था। हान ये को सुलाने के बाद लिन जाओ जाओ को आखिरकार बच्चे को देखने का समय मिला। जब लिन जाओ जाओ ने ये शी द्वारा दिए गए लिपटे हुए बच्चे को लिया, तो उसे तुरंत लगा कि वह अब बच्ची नहीं बल्कि एक वयस्क है। वह एक छोटी बच्ची थी, जिसकी भौं और आंखों के बीच हान ये जैसी आकृतियां थीं। लेकिन उसके गाल लिन जाओ जाओ के बच्चे जैसे थे। बच्ची को मुंह खोलकर रोते हुए देखकर लिन जाओ जाओ का दिल, जो दुविधा में था, आखिरकार शांत हो गया। क्योंकि हान ये, रो कियू, जीफंतियन और जियोताओहुआ एक ही समय में गर्भवती थी, इसलिए अन्य तीनों ने भी अगले दिनों में जन्म दिया। कई दिनों तक परेशान करने वाले काम के बाद लिन झाओ जाओ ने अपने पालने में लेटे बच्चों को देखा, जो मुंह खोलकर वाह वाह चिल्ला रहे थे। वे इतने थके हुए थे कि मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। उसके पतियों ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वह उन्हें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी नहीं दे सकती थी। इसलिए नई मां बनी लिन जाओ जाओ ने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले ली। लेकिन कुछ दिनों बाद लिन जाओ जाओ इतनी थक गई कि उसे लगा कि उसकी आत्मा उड़ जाएगी। अंततः उसे वास्तविकता से समझौता करना पड़ा और बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें महल की नौकरानियों को सौंपना पड़ा। कुछ महीने बाद गू शान, लिटिल जीबे, ये और जियाओ लियुली के बच्चों के जन्म के बाद मुरो भाई भी गर्भवती हो गई। इसलिए लिन जाओ जाओ और भी व्यस्त हो गई, बच्चों की देखभाल करते हुए विभिन्न छोटी छोटी दुनियाओं में काम निपटाने लगी। अब अपने पालने में एक साथ रोते हुए बच्चों को देखकर लिन जाओ जाओ ने परेशानी में अपना माथा रगड़ा। अरे वाह, इन नन्हे मुन्नों की चीखें वाकई डराने वाली थीं। एक भी रोने लगता तो बाकी सभी बच्चे भी रोने लगते। एक पल के लिए लिन जाओ जाओ को समझ नहीं आया कि बच्चों को कैसे दिलासा दिया जाए। जाओ जाओ, बच्चे फिर से रो रहे हैं। जैसे ही लिन जाओ जाओ चिंतित होकर परेशान हुई, उसके सभी पति बाहर से अंदर आ गए। लिन जाओ जाओ की असहाय उपस्थिति को देखकर हान ये, गू शान और अन्य लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनके सामने एक युवा लड़की खड़ी थी, जो उनसे भी छोटी थी और वास्तव में एक अच्छी मां बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। गू शान दोनों हाथों में एक एक बच्चा पकड़े लिन जाओ जाओ के पास गया। उसने एक बच्चे को लिन जाओ जाओ की गोद में थमा दिया और धीरे से कहा, जाओ जाओ हम। लिन जाओ जाओ ने बच्चे को धीरे से दिलासा देने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखा और जवाब दिया, धन्यवाद, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गू शान की गहरी निगाहों से मिलते हुए लिन जाओ जाओ मुस्कुराए और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और ईमानदारी से जवाब दिया, गू शान, आप सभी से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हमारा परिवार हमेशा साथ रह सके तो यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, जब तक हमारा परिवार हमेशा एक साथ रह सकता है
यही सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। जब तक हमारा परिवार हमेशा के लिए एक साथ रह सकता है, यही सबसे अच्छी बात है जो हम मान सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाल ये जीफंतियन और अन्य लोग अपने बच्चों को पकड़े हुए लिन जाओ जाओ के पास खड़े होकर धीरे से जवाब दे रहे थे। इस वक्त उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस एक नज़र और वे एक दूसरे की भावनाएं समझ सकते थे। चाहे पिछले जन्मों की बात हो या वर्तमान की, वे समय और स्थान को पार करके एक दूसरे से मिले, एक परिवार बने और उनके अपने बच्चे हुए। ये कल्पना से परे सबसे सुखद बात थी। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। समाप्त।